Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our unit first from the medicine chemistry second, that is antihistaminics. So what is antihistaminics? The agents that antagonize or that oppose the action of histamine is known as antihistaminics. मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि हिस्टामीन के एक्शन को अपोज करेंगे, हिस्टामीन से होने वाली रिएक्शंस को, उसके इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स बोलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं। सो एंटी हिस्टामिनिक्स आर द ड्रग्स दैट काउंटरएक्ट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। सो एंटी हिस्टामिनिक जो होते हैं वो ड्रग्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर हिस्टामीन के एक्शन को काउंटरैक्ट करती हैं, यानी कि हिस्टामीन के एक्शन को अपोज करती हैं। जो एक्शन हिस्टामीन शो कर रहा होगा उस एक्शन को नहीं परफॉर्म होने देंगी। तो क्या एक्शन है जो हिस्टामीन परफॉर्म कर रहा होगा और हिस्टामीन कब रिलीज होगा और एक्शन परफॉर्म करेगा, ये हमें समझना इसके लिए नीडेड है। सो हिस्टामीन इज रिलीज्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन विथ IgE antibody on the surface of mast cells. That means कि हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब मास्ट सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज़, जो कि कौन सी है? स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज़। अब जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई एलर्जन हमारी बॉडी में आता है, तो जब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट होता है तो उसके रिजल्टेंट क्या होता है? हिस्टामीन रिलीज होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ? हमारा हिस्टामीन रिलीज हुआ। अब ये जो मास्ट सेल्स है, अगर हम इसे समझें कि ये मास्ट सेल्स जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं और ये इनमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हिस्टामीन रिलीज होता है। सो मास्ट सेल्स आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC का एक टाइप है मास्ट सेल्स। जब आप मास WBCs पढ़ेंगे तो WBCs में डिफरेंट काइंड ऑफ WBCs होती है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक होती है मास्ट सेल्स एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये मास्ट सेल्स किसका पार्ट है? इम्यून सिस्टम का, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इम्यूनिटी वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसलिए इसे इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है। विच कंटेन्स मैनी ग्रैन्यूल्स रिच इन हिस्टामीन्स एंड हिपेरिन। अब ये जो मास्ट सेल्स है इनके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामीन और हिपेरिन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ? जो मास्ट सेल्स हैं उनके अंदर जो हिस्टामीन और जो हिपेरिन प्रेजेंट है, तो जब कोई एंटीजन या एलर्जन बाइंड होगा इसकी सरफेस पे प्रेजेंट एंटीबॉडी के साथ, तो उसके रिस्पॉन्स में इसके अंदर जो हिस्टामीन प्रेजेंट है ये उसको रिलीज कर देती हैं। अब ये जो एंटीजन है इनके अंदर ऐसे क्या स्पेसिफिक पाथ है जिसकी वजह से ये इतना एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं? सो द एंटीजेंस आर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक डस्ट, pollen grains, फूड स्टफ एक्सेट्रा। ये जो एंटीजेंस हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं या बोल सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड मीन्स क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट हो गए या प्रोटीन होंगे जो कि डिफरेंट सोर्सेज से हमें ये मिलते हैं, जैसे कि डस्ट से हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, कोई फूड स्टफ हो सकता है। बेसिकली ये एलर्जेंस होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि उन्हें किसी स्पेसिफिक फूड से भी एलर्जी होती है, पीनट से एलर्जी होती है, तो ये भी एक एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। अब ये क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी। जब ये बॉडी में जाएंगे तो ये पर्टिकुलर सरफेस जो है वहाँ पे बाइंड होंगे और एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इनिशिएट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। एंड द एंटीबॉडीज ऑल्सो नॉन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। अब कौन सी एंटीबॉडी को प्रोडक्शन ये करवाते हैं? स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं, IG वाली जो एंटीबॉडी होती है उसका ये फॉर्मेशन करवाते हैं। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं बेसिकली 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्टली IgG, IgM,
IgA एंड IgE। और इन 4 तरह की जो ये इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इनमें से IgE इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक फिनोमिना। IgE एलर्जिक फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने क्या समझा अभी तक कि जब भी कोई एलर्जन, जो कि डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, कोई फूड स्टफ हो सकता है, बेसिकली ये कोई प्रोटीन या कोई पॉलीसेकेराइड होगा, ये जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये हिस्टामीन प्रोड्यूसिंग जो मास्ट सेल्स हैं उनकी सरफेस पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, उन पे जाके बाइंड होगा और बाइंड होके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और जिसकी वजह से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। और ये क्या है, एक एलर्जिक फिनोमिना है। तो जब ये हिस्टामिन रिलीज होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जो कि एक इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, कि जब कोई एंटीजन आएगा तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अगेंस्ट में हिस्टामिन को रिलीज़ करता है। तो कई बार या तो उसका रिलीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या उसके रिलीज़ की वजह से जैसे हमारी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या देना होता है, हमें एंटी हिस्टामिनिक्स देना पड़ता है, जो कि क्या करते हैं, हिस्टामिन के जो एक्शन है उसको काउंटरएक्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है कि ये जो हिस्टामिन है इसकी केमिकल मॉइटी कैसी है और ये कैसे सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने कहा कि ये कहाँ प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट हुआ कैसे, कैसे ये बना और फिर ये कैसे स्टोर हुआ और किस तरीके का एक्शन ये शो करता है किसी भी एलर्जन के आने पे। सो हिस्टामिन जो है उसमें हिस्टामिन 2 दैट इज 1H imidazole 4-aryl ethanamine was the first identified in the 1911 by बार्गर एंड डेल। एक साइंटिस्ट हैं बार्गर एंड डेल, जिन्होंने 1911 में हिस्टामिन 2 जो है उसको डिस्कवर किया था, जिसकी केमिकल मॉइटी थी 1H imidazole 4-aryl ethanamine एंड इट हैज़ वेसो एक्टिव प्रॉपर्टी। जब इन्होंने इसे डिस्कवर किया तो इन्होंने ये पाया कि ये जो है इसके अंदर वेसो एक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी ये वेसल्स को एक्टिव करता है। हिस्टामिन इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट अमीन synthesized from L-histidine by histidine decarboxylase amylase and stored in mast cells and basophils along with heparin protein complex। तो ये जो हमारा हिस्टामिन है ये बेसिकली क्या है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट अमीन होता है। मीन्स कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और ये हिस्टामिन एल हिस्टिडीन से सिंथेसाइज होता है। जब एल हिस्टिडीन पे हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम वर्क करता है तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये एल हिस्टिडीन हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये मास्ट सेल्स में स्टोर हो जाता है और बेसोफिल्स में स्टोर हो जाता है। और किसके साथ स्टोर होता है, ये हिपैरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उसके साथ ये स्टोर होता है। तो इस तरीके से हिस्टामिन जो है इसकी केमिकल मॉइटी होती है और इस तरीके से ये सिंथेसाइज होता है एंड देन स्टोर होकर रहता है। तो जब भी एंटीजन आएगा तब ये जो स्टोर हिस्टामिन है ये रिलीज होएगा और अपना एक्शन शो करेगा। देन आता है कि आफ्टर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल्स इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब हमने कहा कि जब कोई एंटीजन आएगा, बाइंड होगा, तो जो मास्ट सेल्स में हिस्टामिन हमारा स्टोर होकर रखा है ये रिलीज होता है। अब रिलीज होता है तो ये बेसिकली क्या करता है, क्योंकि हमें क्या करना है, एंटी हिस्टामिनिक्स देने हैं और इसके एक्शन को इनहिबिट करना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो करता क्या क्या है। तो पहला क्या करता है, डायलेट ब्लड वेसल्स दैट इज हाइपोटेंशन। जो ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स, उनको डायलेट कर देता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन होएगी, हाइपोटेंशन। सेकंड, प्रोड्यूस अडीमा।
दैट इज फ्लूइड और प्लाज्मा प्रोटीन में कम टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दैट मीन्स ये क्या करता है, अडीमा कोज करता है। अडीमा मीन्स की स्वेलिंग। अब ये स्वेलिंग कैसी हुई है कि ये क्या करता है, फ्लूइड और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये इसका अमाउंट ज़्यादा कर देता है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का और प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, अडीमा। थर्ड ये करता है ब्रोंकी कॉन्स्ट्रिक्शंस, मीन्स कि जो ब्रोंक्योल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, उसके पाथवे को नैरो कर देता है। एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो है उसे नॉर्मल से ज़्यादा कर देता है। एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स, गैस्ट्रिक एसिड दैट इज HCl के सिक्रीशन को ये ज़्यादा कर सकता है। और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस आर मीडिएटेड बाय H2 रिसेप्टर्स whereas अदर अबो इफेक्ट्स आर मीडिएटेड बाय H1 रिसेप्टर। यानी कि जो ये ब्लड वेसल्स को डायलेशन है, अडीमा है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना है, ये सब किसने किया, H1 रिसेप्टर पे मीडिएटेड हुआ। यानी कि जब एलर्जन H1 रिसेप्टर पर बाइंड होगा तभी एक्शन शो होंगे, और जब H2 रिसेप्टर पर बाइंड होगा तो क्या होगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इंक्रीज होगा और HCl का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से अल्सर्स भी कोज हो सकते हैं। सो इस तरीके के इफ़ेक्ट जो है हिस्टामिन शो करता है। नेक्स्ट अगर हम समझें इसके सिंथेसिस को, तो ये हमारे पास एल हिस्टिडीन है, ठीक है। और जब इस पे एंजाइम हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज ने एक्ट किया तो आप जानते हैं डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। तो आप इसके स्ट्रक्चर से देखेंगे कि एक जो CO2 का मॉलिक्यूल है यहाँ से वो एलिमिनेट होगा और जो रिजल्टेंट मॉइटी बनेगी हमारे पास वो होगी हिस्टामीन, जिसके अंदर ये हमारी एक मेन इमिडाजोल मोइटी है और इथाइलिन अमाइन इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी हिस्टामीन जो है वो फॉर्म होती है। अब हिस्टामीन इज कंपोज्ड ऑफ इमिडाजोल रिंग एंड इथाइलामीन साइड चेन in which the methylene group is designed as alpha and beta। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो ये इसके अंदर मेन क्या है, एक इमिडाजोल रिंग है, साथ में इसके साथ एसोसिएटेड है इथाइलिन अमीन साइड चेन, और इसमें ये जो मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है इसे डिज़ाइन किया गया है एज अल्फा एंड बीटा, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरीके की हिस्टामीन की स्ट्रक्चर होती हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कि जैसे कि अभी हमने लास्ट देखा कि अगर H1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो डिफरेंट एक्शन आएगा और H2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो डिफरेंट एक्शन आएगा। तो हमें ये समझना है कि इसके कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं और ये कैसे कैसे अपना जो एक्शन है, जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हिस्टामिन के कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो वंस रिलीज हिस्टामिन शो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बाय स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर्स। जब हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है सेल के सरफेस पे तो वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो शो करता है बाय स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज H1, second is H2, third is H3 and H4, and all these receptors are G protein coupled receptors। ये चारों ही रिसेप्टर्स क्या हैं, G protein coupled receptors हैं। एंड हिस्टामिन रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज समराइज्ड एज फॉलो। तो हम देखेंगे कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें H1 रिसेप्टर की तो ये डिस्ट्रीब्यूट है स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड GI ट्रैक्ट, यानी कि जो रेस्पिरेशन के लिए और जो GI ट्रैक्ट है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट
उसकी स्मूथ मसल्स में ये प्रेजेंट होता है। सेकंड, यूटेराइन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। थर्ड, एपिथीलियल एंड एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, टी सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बी सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड हिपेटोसाइट्स में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है? पहला, प्यूरिटेस, दैट मीन्स ईचिंग, पेन यानी कि आपको दर्द, जो पेन सेंसेशंस हैं वो, वेसोडाइलेशन यानी कि वेसल्स को डायलेट करता है। हाइपोटेंशन, क्योंकि वेसल्स को डायलेट करता है तो हाइपोटेंशन एक्शन शो करता है। फ्लशिंग, हेडेक, सिर दर्द, ट्रैकिकार्डिया, हार्ट बीट का फास्ट होना। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स, सो जो सीवियर लेवल के एलर्जिक रिस्पॉन्स हैं वो H1 रिसेप्टर शो करता है। सेकेंड है आपके H2 रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होता है डिफरेंट टिश्यूज़ में ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स, जो GI सेल्स हैं उनके डिफरेंट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, जो GI है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें अफेक्ट करता है। कैसे? बाय गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, यानी कि जो HCl है उसके सिक्रीशन को बढ़ा देगा। वेस्कुलर परमीबिलिटी को इन्हांस कर देगा। हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, हेडेक, क्रोनोट्रॉपिक मीन्स कि हार्ट रेट को बढ़ा देगा। एंड इंक्रीज एक्टोपिक एक्टिविटी, ब्रोंकोडायलेशंस एंड रेस्पिरेटरी म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो ब्रोंकियल सेल्स हैं, उनको डायलेट करेगा और रेस्पिरेशन में म्यूकोस का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देगा। नेक्स्ट रिसेप्टर है H3 रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होते हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और CNS में भी स्पेसिफिकली कॉर्टेक्स, स्ट्रेटम एंड सबस्टेंसिया नाइग्रा में ये प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे ये मॉड्यूलेट करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। देन आता है आपका रिसेप्टर 4, ये प्रेजेंट होता है हिमेटोपोइटिक सेल्स में, यानी कि जो हीम फॉर्मेशन करती है, ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, उन सेल्स में ये प्रेजेंट होता है और ये मॉड्यूलेट करता है इम्यून फंक्शंस को। सो दीज आर द रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। नाउ वी आर क्लासिफाइंग एंटीहिस्टामिनिक्स, मीन्स कि जो एजेंट्स हिस्टामीन के एक्शन को अपोज करते हैं उनको इस रिसेप्टर्स के बिहाफ पे क्लासिफाई किया है। पहले होते हैं आपके H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड देन आते हैं आपके H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो एजेंट होंगे जो H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे और उसे एंटागोनाइज करेंगे। और सेकंड होते हैं आपके H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो H2 रिसेप्टर्स पे जाएंगे और उसे एंटागोनाइज करेंगे। थर्ड होंगे आपके H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि H3 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे और उससे एंटागोनाइज करेंगे। एंड फोर्थ होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जो कि मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करते हैं। अब H1 के अंदर दो क्लासेज हैं, पहली है फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर पहली क्लास आती है अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं डाइफिनहाइड्रामीन HCl, डाइफिनहाइड्रिनेट, ब्रोमोडाइफिनहाइड्रामीन, डॉक्साइल अमीन सक्सिनेट, क्लेमस्टा इनफ्यूमेरेट एंड डाइफिनाइल पायरालीन HCl। सेकेंड क्लास है इथाइलिन डाई अमीन, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं ट्रिपलेनामाइन HCl, पायरिलामाइन मेलनेट, मीपायरा अमीन, एंटाजोलिन फॉस्फेट एंड थायोजाइल अमीन। थर्ड क्लास है पिप्राजीन, जिसके अंदर ड्रग आती हैं साइक्लाजीन HCl, क्लोर साइक्लाजीन HCl, मीक्लीजीन HCl एंड बुक्लीजीन HCl। थर्ड क्लास आती है प्रोपाइल अमीन, जिसके अंदर ड्रग्स आती है फिनेरामीन मेलनेट, क्लोर फिनेरामीन मेलनेट, डेक्स क्लोर फिनेरामीन मेलनेट, पायरो
ब्यूटामाइन फॉस्फेट, ट्राइपॉलिडीन HCl, डाइमेथिडीन मेलेट एंड फेनइंडामाइन टार्ट्रेट। नेक्स्ट 5th क्लास आती है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर ड्रग्स हैं प्रोमिथाजीन HCl, ट्राइमीप्राजीन टार्ट्रेट एंड मेथिडिलाजीन। नेक्स्ट क्लास इसके अंदर आती है फिनाथायाजीन एनालॉगस, जिसके अंदर ड्रग्स आती हैं सिप्रोहेप्टाडीन एंड एजाटिडीन मेलेएट। इसके अंदर सेकेंड जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं फिक्सोफिनाडीन, एस्टेमिजोल, टरफेनाडीन, लोराटिडीन, डेसलोराटिडीन, सिट्राजीन, लीवोसिट्राजीन एंड एक्रीवास्टीन। जो सेकेंड जनरेशन है उसके बाद हमारी आती है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि H2 रिसेप्टर पर बाइंड होंगे। इसके अंदर 2 क्लासेस हैं। पहला है गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स, जिसके अंदर आते हैं फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन एंड निजाटिडीन। सेकंड जो इसके अंदर क्लास है वो है प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, जो कि क्या करते हैं, प्रोटोन पंप को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि H+ का जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट होगा। इसके अंदर ड्रग्स आएंगी ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, राबेप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल। थर्ड हमारी क्लास है H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर ड्रग्स आती हैं थायोपरामाइड, क्लोबेनप्रोबिट एंड वीरोनक्वामीन। फोर्थ क्लास है हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसके अंदर ड्रग आती है क्रोमोलाइन सोडियम, निडोक्रोमेल सोडियम, लेडोक्सामाइड, थ्रोमिथाअमीन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। सो हमने स्टार्ट किया था एंटीहिस्टामिनिक्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले समझा कि हिस्टामिनिक्स क्या होते हैं, हिस्टामीन क्या होता है, हिस्टामीन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। और एंटीहिस्टामिनिक्स का मतलब है कि वो एजेंट्स जो कि हिस्टामीन के एक्शन को एंटागोनाइज करेंगे, जिसमें हमने हिस्टामीन के स्ट्रक्चर देखी, फिर हमने हिस्टामीन का क्लासिफिकेशन देखा, हिस्टामीन के रिसेप्टर्स देखे और डिफरेंट रिसेप्टर्स पे होने वाले उसके फंक्शंस देखे। फिर हमने हिस्टामीन के रिलीज़ होने से क्या इफ़ेक्ट आता है बॉडी में, ये देखा। सो अभी तक हमने क्या किया है, हिस्टामीन का एक जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी किया है और एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग्स को समझ के उसका क्लासिफिकेशन लिया है। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे इन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स को और इनकी जो ड्रग्स है उनको हम स्टडी करेंगे, इनका कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कैसे इसका SAR होता है और इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।